Hello students, I am Arvinder Kaur at Mindar and today we will continue our discussion on the chapter Resources from our 8th class geography book. So children, this is the second part of our video lecture. In our previous video lecture, we discussed about the resources, that what the resources are. हमने बात की थी कि resources क्या होते हैं and now in this video lecture we are going to discuss about the types of resources. So children, basically we classify the resources into the three categories. हम resources को three categories में divide करते हैं. एक होते हैं natural resources, then are the human made resources and the third category is human resource. So one by one we will talk about all these categories, all these resources. So first one are the natural resource. तो देखो natural resource क्या होते हैं. So children, these are the resources which you can easily draw from the nature, जो आपको nature से मिले हैं and आप इनको use कर सकते हो without much modification, बिना किसी ज़्यादा modification के आप इनको directly use कर सकते हो. Like air, जो कि जिसमें कि आप सांस लेते हो, water, then soil, then minerals, ये सारी चीज़ें आपको नेचर से मिलती हैं. These are the free gifts of the nature and these can be used directly. So in some cases आपको कुछ टूल्स की, टेक्नोलॉजी की यूज़ करनी पड़ेगी इनको यूज़ करने के लिए, ताकि इनका बेस्ट यूज़ हो सके, बट यू कैन यूज़ देम इन डायरेक्टली. आप इनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो. सो दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज, इनको आप नेचुरल रिसोर्स बोलते हो. Now children, these natural resources can be classified into the different groups. इन natural resources को अलग अलग groups में आगे हम classify कर सकते हैं. Like depending upon the level of development, on the basis of their use, their origin, then on the basis of their stock and distribution. So one by one we will talk about all these categories. इन सब के बारे में हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे. सो चिल्ड्रन, द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन. ओरिजिन के बेसिस पे, ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन मतलब बर्थ, कि कोई भी रिसोर्सेज बने कैसे हैं. इस बेसिस पे हम रिसोर्सेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. First one is the biotic resource and the second one is the abiotic resource. अब देखो biotic क्या होते हैं. Biotic resource वो resource होते हैं those which we get from the living things, जो हमें living things से मिलते हैं. Like आपके आसपास आपको बहुत सारे plants नज़र आएंगे, then animals से मिलने वाली जितने भी आपके resource हो गए. So plants and animals are the biotic resource. ऑन द अदर हैंड एबायोटिक कौन से हुए? ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो आपको नॉन लिविंग थिंग से मिलेंगे. लाइक आपकी एयर हो गई, सॉइल हो गई, रॉक्स हो गए, सनलाइट है, ये सारे नॉन लिविंग हैं. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. दोनों कैटेगरीज आपको क्लियर हो गई होंगी. सो चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द नेक्स्ट कैटेगरी? नेक्स्ट कैटेगरी क्या होती है? एक और तरीके से आप रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर सकते हो, वो है ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जॉस्टिबिलिटी. नाउ नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू द टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल कौन से रिसोर्स होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं which get renewed और replenished quickly. मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जो कि अगर ख़त्म हो गए तो आप इनको बहुत जल्दी से दोबारा रिस्टोर कर सकते हो. एंड इनमें से कुछ एक रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं. दे आर नॉट इफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़. लाइक आपकी सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई. इनको आप, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे और साल दर साल आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो. ऑन द अदर हैंड जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, दीज आर दोज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक और
एक इनकी फॉर्मेशन होने में, इनके बनने में एक लॉन्ग जियोलॉजिकल पीरियड लगा है, बनने में हज़ारों साल लगे हैं। और अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो इन्हें बहुत जल्दी से रिन्यू या रीस्टोर नहीं किया जा सकता। Why? Because this period is much more than the human lifespans. Like coal है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनके बनने में कई हज़ारों लाखों साल लगे होंगे, बहुत लंबा प्रोसेस लगा। और अगर ये एक बार ख़त्म हो गए तो इनको दोबारा से हासिल नहीं किया जा सकता। So children, on the basis of the exhaustibility, how many types of resources are? So there are the two types, renewable and non-renewable. So let's move further. अब आगे देखते हैं और कैसे हम resources को classify कर सकते हैं. Now next category is on the basis of stage of development of resources. अब देखो, रिसोर्सेज को उनके डेवलपमेंट के बेसिस पे भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक होते हैं एक्चुअल रिसोर्स और एक होते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। अब देखो, ये एक्चुअल रिसोर्स क्या होते हैं? एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन। ये वो रिसोर्सेज हैं जिनकी क्वांटिटी कितनी है अर्थ के ऊपर, हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, पूरी जानकारी है। एंड ये रिसोर्सेज जो हैं एट प्रेजेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें पता है कोल कहाँ कहाँ पे मिलता है हमारे कंट्री में, पेट्रोलियम कहाँ मिलेगा, और इनको यूज़ करने के लिए हमारे पास में टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है और इनका हम पूरे तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, जो पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं, ये वो रिसोर्सेज हैं जिनकी एंटायर क्वांटिटी के बारे में नहीं पता है। मीन्स हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है एट प्रेजेंट हमारे पास ये रिसोर्सेज किस क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, एंड मे बी पॉसिबल कि हम इन्हें फ्यूचर में यूज़ कर पाएँ। क्यों? क्योंकि एट प्रेजेंट हमारा जो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है that may not be so advanced or enough to utilize this type of resources. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें, लद्दाख में हमारे पास यूरेनियम है, हमें पता है, लेकिन वी डू नॉट नो द क्वांटिटी ऑफ इट, कि उसकी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, एंड व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी विल बी नीडेड टू गेट इट। उसको लेने के लिए, उसको निकालने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, वो एडवांस टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है। इसी तरीके से इन द पास्ट we know that the wind have the potential to provide the energy. विंड में इतना पोटेंशियल होता है कि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। ये बात हमें पास्ट में पता थी, बट उस समय हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उस समय विंड एनर्जी हमारे लिए एक पोटेंशियल रिसोर्स था। लेकिन आज की डेट में हमने विंड फार्म्स बनाए हैं, वहाँ विंड मिल्स लगे होते हैं, उनसे एनर्जी जनरेट होती है। तो एट प्रेजेंट इट इज़ अ एक्चुअल रिसोर्स। अब वही विंड एनर्जी हमारे लिए एक्चुअल रिसोर्स बन गई है। सो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस पता चल गया, एक्चुअल रिसोर्स में और पोटेंशियल रिसोर्स में। सो लेट्स मूव फर्दर नाउ। अब देखो, एक और तरीके से भी रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया जाता है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे रिसोर्सेज को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वन इज़ द ubiquitous रिसोर्स एंड अदर वन इज़ द लोकलाइज्ड रिसोर्स। अब देखो, ubiquitous रिसोर्स क्या होते हैं? ये वो रिसोर्सेज हैं जो हर जगह मिलते हैं। दे आर फाउंड एवरीवेयर, लाइक एयर हर जगह है, वाटर हर जगह मिलता है, लैंड it is a ubiquitous resource, they are found everywhere. On the other hand, जो localized resource होते हैं, ये कुछ एक certain places पे ही मिलते हैं। they are found in the certain places, like coal सब जगह नहीं मिलेगा, पेट्रोलियम, आयरन ये कुछ एक जगह पे मिलेंगे, तो इनको बोलते हैं localized, जो किसी particular place पे मिलते हैं।
So children, these were the all the types of resources of the natural resources. नाउ ये जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, ये डिपेंड करता है अलग अलग फिजिकल फैक्टर्स के ऊपर, लाइक क्लाइमेट के ऊपर, किसी प्लेस की हाइट के ऊपर, टेरेन के ऊपर, कि वहाँ की जो लैंड है वो किस तरह की है. सो नाउ चिल्ड्रन, नाउ सेकेंड टाइप जो रिसोर्सेज की हमने स्टार्ट किया था ना नेचुरल रिसोर्सेज की टाइप से, तो अब देखो सेकेंड टाइप के रिसोर्सेज जो होते हैं वो होते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जिनको आप मैन मेड रिसोर्स भी बोल सकते हो. अब देखो कभी कभी क्या होता है कि नेचुरल जो सब्सटेंसेस हैं दे बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड, तो उनको आप बोल देते हो मैन मेड. लाइक ये वो रिसोर्सेज हैं, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें, कि जिनको कि मैन ने बनाया है. लेकिन कैसे बनाया है उसने नेचुरल जो सब्सटेंसेस थे उनकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज करके बनाया है. लाइक यू कैन से बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, दीज ऑल आर द मैन मेड रिसोर्सेज. मैन ने इन्हें खुद बनाया, लेकिन कैसे बनाया? बाय यूजिंग द नेचुरल रिसोर्स एंड विद द हेल्प ऑफ हिज ओन स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसने जो है इनको बनाया. ठीक है, तो टेक्नोलॉजी भी अपने आप में ह्यूमन मेड एक रिसोर्स हो जाता है. सो ऑल दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. नाउ चिल्ड्रन, इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने एक और रिसोर्स के बारे में आपको हिंट दिया था, दैट वाज द ह्यूमन रिसोर्स. नाउ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. अभी हमने बात की थी ह्यूमन मेड रिसोर्स के बारे में. अब ये थर्ड कैटेगरी है ह्यूमन रिसोर्स. पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज, बट when they have the knowledge, skills and the technology to do so. तो ह्यूमन रिसोर्स किसे बोला जाता है? ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द क्वांटिटी एंड द एबिलिटीज ऑफ द पीपल. लोगों के अंदर जो एबिलिटीज होती हैं, जो उनके अंदर मेंटल या फिजिकल स्ट्रेंथ है, दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स. दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग्स आर स्पेशल रिसोर्स, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ही ऐसे हैं जो कि बाकी अदर रिसोर्सेज को यूज़ करना पॉसिबल बनाते हैं. एंड व्हेन बाय द इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द पीपल स्किल दे आर एबल टू क्रिएट मोर एंड मोर रिसोर्सेज. जब ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है तो वो और ज़्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट कर पाते हैं. That is why the most important जो रिसोर्स है वो है ह्यूमन रिसोर्स. और आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो स्किल्स होते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. इज इट क्लियर? Now let's move to the next topic, that is the conservation of resources. Now children, like you know that all the natural resources are limited in number. जितने भी resources, स्पेशली जो natural resources हैं वो बहुत limited हैं अर्थ के ऊपर. तो what is the need of the time? तो हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें इन resources को conserve करने की ज़रूरत है. Now what is the meaning of resource conservation? Resource conservation का मतलब होता है using the resources carefully and giving them time to get renewed. कि उनको टाइम दिया जा सके कि वो रिन्यू हो जाएं. और रिसोर्स कंजर्वेशन करने का सबसे बेस्ट मेथड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम प्रेजेंट में रिसोर्सेज की नीड को बैलेंस करें और उनको फ्यूचर के लिए भी सेव करके रखें. सो देयर आर मैनी वेज कि हम रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करेंगे. ईच पर्सन हैव टू कंट्रीब्यूट इन दिस प्रोसेस. कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? बाय रिड्यूसिंग द कंजम्पशन. रिसोर्सेज की कंजम्पशन को रिड्यूस करके. देयर इज द प्रोसेस ऑफ 3 R's. हमें 3 R's का प्रोसेस यूज़ करना होगा. फर्स्ट थिंग इज रिड्यूस, सेकेंड R इज रिसाइकल एंड थर्ड इज रीयूज़. जितना हो सके रिसोर्सेज की कंजम्पशन को कम करना चाहिए.
सेकेंडली, जिन चीज़ों को हम रिसाइकल कर सकते हैं उन्हें रिसाइकल करना चाहिए, और जिनको रीयूज़ किया जा सके उनको रीयूज़ कर लेना चाहिए. अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड. ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन जो है वो अपना रोल प्ले करेगा रिसोर्स कंजर्वेशन में. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द ऑल ह्यूमन बींग्स, ताकि प्लैनेट का जो फ्यूचर है उसको सेव किया जा सके, उसको बचाया जा सके. देयरफॉर वी आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर, हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट थिंग, ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड, the damage to the natural environment system is minimized. हमें क्या करना होगा? हमें रिस्पेक्ट एंड केयर करनी होगी लाइफ की डिफरेंट फॉर्म्स की, ताकि ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, और नेचुरल रिसोर्सेज की जो डिप्लीशन हो रही है, जो हम उनको बुरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको कंट्रोल किया जा सके. I hope all the concepts are clear to you. Now stay connected with us for the further video lectures. That's all for today.